सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था, कुछ की पॉइंट्स को देखे थे, 15 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। तो अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, पैरामेडिकल या फिर किसी भी, अगर आपने कोई भी मेडिकल कोर्स किया है या फिर कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सभी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है और ये आपकी बेसिक नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 15 क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ष में एक बच्चे को कितनी टीका लगाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष में जब एक वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको कितने टीके लगाए गए रहते हैं। तो उसको टीका लगाया गया रहता है, जैसे कि बीसीजी हो गया, हेपेटाइटिस, गोली है, वो किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, इसका सेवन कैसे किया जाता है। जिंक की गोली की बात हो रही है और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ओआरएस के साथ कौन सी गोली दी जाती है। तो ऑप्शन में भी दिया रहता है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, पोटेशियम दिया रहता है और ऐसे दिए रहते हैं। तो वहाँ भी आपको लगाना है कि ओआरएस के साथ, जिसको ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, तो वो उसके साथ भी जिंक की गोली दी जाती है। तो जो जिंक की गोली है वो किस लिए दी जाती है, तो वो है दस्त से बचाव के लिए। किससे? दस्त से बचाव के लिए दिया जाता है। एक जिंक की गोली 1 चम्मच पीने के पानी में या माँ के दूध में घोलकर 14 दिन तक पिलाया जाता है। ठीक है, तो जो जिंक की गोली है वो या तो आप पानी में भी पिला सकती हैं, या जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीड जो करवा रही है, उसको आप किसी चम्मच में लीजिए, या फिर किसी सक्शन मशीन जो होती है उससे भी सक करवा के क्या कर सकते हैं, आप किसी ग्लास में ले सकते हैं और उसमें 1 चम्मच जो जिंक की गोली आती है उसको मिलाकर पिलाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएनएम के किट में कौन से उपकरण होते हैं, सभी उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए, जो एएनएम का किट होता है, एएनएम का एक किट होता है, उसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सब सेंटर पे कौन से किट होते हैं। यहाँ पे एएनएम की बात किया गया है, यहीं कभी कभी सब सेंटर पे भी पूछ लेता है। तो सब सेंटर पूछे या फिर एएनएम पूछे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि जो सब सेंटर होता है उसी पे एएनएम की पोस्टिंग होती है और सब सेंटर जो होता है वो 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, और एक एएनएम वहाँ पे रहती है। तो बात कर रहा है कि एएनएम किट में कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो आईएफए, मतलब इसको आयरन फॉलिक एसिड हम कहते हैं, कैल्शियम टैबलेट होता है और परिवार नियोजन जो किट होता है वो यहाँ पे शामिल होता है। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मशीन के अंतर्गत आती हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जो आयरन और फॉलिक एसिड कैल्शियम टैबलेट होता है ये किसके लिए होता है, तो ये बेसिकली जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। जब 4 मंथ की जो उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, जब कोई भी महिला होती है उसकी 4 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है, तब हम उसको क्या देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करते हैं। मतलब आयरन की गोलियां देना चाहिए। इसमें देखिए, जो आयरन होता है वो 100 mg दिया जाता है और जो फॉलिक एसिड होता है वो 500 mg दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं 400 mg भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू होता है, कई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें 500 mg है, कई गाइडलाइंस हैं जिसके अनुसार 400 mg है। तो जैसा आप ऑप्शन देखिएगा उसी तरीके से आपको टिक लगाना है। फैमिली प्लानिंग जो किट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग किट में आईयूडी हो गया, जिसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, कॉपर टी आता है, 380 ए, ये सब आता है जो कि 10 साल के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं परिवार नियोजन किट के अंतर्गत। गर्भ निरोधक कुछ गोलियाँ भी आती हैं, जैसे कि मालायन हो गया, मालाडी हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या क्या मशीनें आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो है बीपी मशीन आता है। बीपी मशीन वो होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल जो होता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम क्या देखते हैं कि धड़कनों को देखते हैं, या फिर बच्चे की धड़कन को देखना हो। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी भी बच्चे की धड़कन को देखना है तो आप कहाँ से टेस्ट करेंगे, उसके पल्स को देखना है तो आप कहाँ से देखेंगे, पल्स की बात कर रहे हैं, हार्ट बीट की नहीं।
तो पल्स को अगर देखना है तो वो कहाँ से देखा जाता है, तो एपिकल जो होता है बिल्कुल चेस्ट के बगल में होता है, एपिकल के पास से पल्स को देखते हैं। ठीक है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में हम आप लोग जानते ही हैं कि क्या देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, तो अगर उतना आ रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति नॉर्मल है। वजन मशीन होता है वयस्कों के लिए, और वजन मशीन जो होता है बच्चों के लिए भी होता है। तो बच्चों के लिए कौन सा वजन मशीन होगा, जिसमें बच्चे लिटाए जाते हैं। ठीक है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए इस प्रकार की मशीनें होती हैं, जिसमें उनको लिटाकर हम देखते हैं कितने सेंटीमीटर के ये हैं, कितनी इनकी लंबाई है। और फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप होता है। फीटोस्कोप से क्या देखते हैं, तो बच्चे की धड़कन है उसको देखते हैं। ठीक है, और एमयूसी टेप होता है जिसमें हम तो जो एमयूसी टेप होता है ना, उसको मिड अपर जो एरिया का सरकमफ्रेंस होता है, इसमें हम बेसिकली बच्चे अगर जैसे बच्चों का देखते हैं मिड अपर सरकमफ्रेंस को देखते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को देखते हैं। कि किस लिए ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो इससे अगर हम नाप के देख सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है या नहीं, तो इस वजह से ज़्यादातर देखा जाता है। ऊंचाई मापने के लिए स्पेडोमीटर होता है, ये बच्चों के लिए होता है। फंडल टेप होता है। फंडल टेप किस काम में आता है, जैसे कि अगर कोई भी माँ है, उसकी प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि फंडल टेप से उसकी ऊंचाई को देखा जाता है कि कहाँ तक पहुँचा है। और अगर किसी भी माँ को जैसे कि उसकी डिलीवरी कब होनी है, इसका पता लगाना हो कि इसकी डिलीवरी कब होनी है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि फंडल टेप से हम देख सकते हैं कि ऊंचाई कहाँ तक पहुँची है। जैसे कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक और जिफी स्टर्नम तक। तो जिफी स्टर्नम की बात करें तो अगर जिफी स्टर्नम तक चला गया है फंडल हाइट, तो वो 36 वीक में क्या होता है कि फंडल हाइट जिफी स्टर्नम तक चला जाता है। कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कुछ इस जैसे कि माँ का ये उदर गुहा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होता है, अम्लाइकल होता है, यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, यहाँ पे जिफी स्टर्नम होता है। तो यही फंडल टेप का हम यही काम करते हैं कि उसी की ऊंचाई को देखने के लिए कि बेबी कहाँ तक पहुँचा है, उससे वीक का पता लगाते हैं कि कितनी वीक की प्रेगनेंसी है। बेसिकली यही काम होता है। ठीक है, और अगर आप लोग को डिटेल्स में जाना है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको भी जान लेते हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर होता है डिजिटल पेपर वाला। यूरिन किट होता है जिसमें हम यूरिन को टेस्ट करते हैं। हब कटर होता है, और निश्चय किट होता है। निश्चय किट वो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी वगैरह का जो होता है इसके बारे में देखा जाता है। मेज पोस होता है। बेड शीट या चादर पर्दा भी होता है, और छाया टैबलेट होता है। और क्या होता है, इसिपल होता है, मालायन होता है, कंडोम होता है, एनफ्लाइसेक्स किट होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि एक एरम किट में होता है, या फिर सब सेंटर किट पूछे तो यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीकाकरण में किस प्रकार का आइस पैक उपयोग किया जाता है। तो टीकाकरण जो होता है, जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उसमें किस प्रकार का आइस पैक उपयोग किया जाता है। तो इसमें सेमी फॉर्जन, जिसको हम कह सकते हैं अर्ध मिश्रित जमा हुआ जो आइस पैक होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो ये जब जो एनम होती हैं वो लोग, आप लोग देखते होंगे एक डिब्बा लेकर आती हैं जिसमें ये आइस पैक रहते हैं, और उसमें अगर पूछे टोटल आइस पैक कितने होते हैं तो 4 आइस पैक होते हैं जो किनारे किनारे उस डिब्बे में लगे हुए रहते हैं, और उसी के बीच में वैक्सीन को रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है, जिससे वैक्सीन खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा अपने पहले जन्मदिन के 5 दिन पहले आपके टीकाकरण सत्र पर आता है और टीका के लिए आग्रह करता है, आपके द्वारा कौन सा टीका दिया जाएगा, क्रम से लिखें। मतलब पहले जन्मदिन, मतलब इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है वो 1 साल का होने वाला है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा टीका देना है ये क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या देंगे, ओपीवी देंगे, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। बेसिकली ये जो होता है ये 2 ड्रॉप्स दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। विटामिन ए देंगे, बीसीजी देंगे, MR1 देंगे, जेई देंगे, जापानी एन्सेफलाइटिस जिसको कहते हैं, OPV1, फिर रोटा वायरस का देंगे, FIPV देंगे, PCV देंगे, एंड
पेंटा देंगे। तो ये हो गया क्रम के अनुसार। इसका मतलब है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की वैक्सीन अभी भी नहीं लगी हुई है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, आपको एक सीक्वेंस से फिर से वैक्सीन उसका स्टार्ट करना है। उसे कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, जिस वजह से आप इस तरीके से एक सीक्वेंस से उसको वैक्सीनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपन वायल पॉलिसी किस वैक्सीन पर लागू होता है, सभी के नाम लिखिए। तो ओपन वायल पॉलिसी जो होता है BCG और MR मतलब होता है मीजल्स रूबेला। तो इस टीके पे तो इस पर ये लागू होता है। जिन वायल की कैप पर VVM होता है, इसका मतलब है कि ओपन वायल पॉलिसी उस पर लागू होता है। अगर आप लोग जो वैक्सीन आती है अगर उसको नहीं देखे होंगे तो एक बार ध्यान से उसके वायल को देखिए। तो BCG और MR का जो वायल रहता है उसमें लिखा रहेगा VVM। तो इसका मतलब है कि ओपन वायल पॉलिसी इस पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन में खतरों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो देखिए, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनमें कौन कौन सा खतरा होता है। सबसे पहले जो खतरा होगा वो अत्यधिक रक्तस्राव, जिसको ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, या फिर हैमरेज भी कह सकते हैं। शरीर में खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। गर्भावस्था या प्रसव पश्चात 1 महीने के अंदर तेज बुखार आना, ये इसकी क्या होते हैं कि खतरे के लक्षण होते हैं। और क्या हो सकता है कि दौरा पड़ना, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द होना, उल्टी आना या पूरे शरीर में सूजन आना, बच्चे का कम घूमना, प्रसव पीड़ा के पहले थैली का फट जाना, ये सब इसके क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, खतरे होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें अगर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की तरफ इंगित कर रही है। तो ये सब खतरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु में खतरे के कौन कौन से लक्षण होते हैं, लिखिए। तो नवजात शिशु जो होता है उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, नवजात जब शिशु होगा सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, सबसे पहले आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। ब्रेस्ट फीड जो होता है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसको आधे घंटे के अंदर हम क्या करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। और जो पहला मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बेबी के लिए। तो हो सकता है कि बच्चा अगर जैसे ही पैदा हो रहा है और माँ का दूध नहीं पी रहा है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही होगा। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा कि उसको एनजी ट्यूब के थ्रू, जो ट्यूब होती है उसकी थ्रू उसको ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ेगा। उसके अंदर जो डालना पड़ेगा सब कुछ खाने पीने का सामान। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। दौरे पड़ना या ऐंठन आना, अब बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, ऐंठन आ रहा है, तो भी ये कॉम्प्लिकेशन को इंगित करता है। सांस की गति जो होती है वो 60 प्रति मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो भी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा कि सांस लेते समय छाती का धंसना या हलचल नहीं होना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो न्यू बॉर्न में देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक बीमारी से बचने के लिए बच्चों का कौन सा टीका दिया जाता है, एक बच्चे के लिए कितनी मात्रा एवं कितनी बार दी जाती है। तो तपेदिक मतलब होता है कि ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए हम कौन सा टीका देते हैं, BCG का देते हैं। और इसके जो होते हैं वो 2 डोज दिए जाते हैं। देखिए, वो वैसे नॉर्मली अगर देखिए तो हम 1 डोज ही देते हैं जो कि जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि उसमें रहे कि 1 बार, तो सबसे पहले आपको यही लगाना है 1 बार। और अगर उसमें 2 बार भी दिया है ऑप्शन में तो उसको भी लगा देना है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली देखिए तो BCG का जो टीका होता है जन्म के बाद 1 डोज दिया जाता है, लेकिन कभी कभी 2 डोज भी दिया जाता है। कब कब दिया जाता है ये भी बात करते हैं। तो 0 से 28 दिन के बीच, ठीक है, 0 से 28 दिन के बीच जो होता है हम 0.05 ml देते हैं। 28 दिन से 12 माह पूर्ण होने तक बच्चे को 0.1 ml दिया जाता है। अगर जैसे कि नहीं लगा है इस दौरान तब हम देंगे। इसका 1 डोज ही होता है और 1 साल के अंदर ही देना होता है, ठीक है। तो इसका जो डोज होता है वो 1 ही होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 1 ही डोज देना रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कुछ कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से 2 डोज देना पड़ता है। बाकी अगर ऑप्शन में 1 डोज है तो आपको 1 डोज ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण के मुख्य 4 संदेश कौन से हैं, क्रम से लिखें। तो टीकाकरण जो होता है इम्यूनाइजेशन, जिसके 4 संदेश कौन कौन से हैं उनको लिखना है, ठीक है। पहला है कि कौन सी वैक्सीन दी गई है और किस रोग से बचाव करती है, पहला ये संदेश होता है। दूसरा होता है कि कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और इनका कैसे निदान करना है।
नेक्स्ट है कि अगले दिन के लिए कब और कहाँ आना है, और क्या होता है कि टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें, जिसे अगले टीकाकरण के समय साथ लाएं और यात्रा के दौरान साथ रखें। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको बेसिकली ध्यान देना होता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।